जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही एक शानदार वीडियो लेके आए हुए। ये वीडियो आपका सोशल साइंस का है, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए, तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है और समय आप लोगों के बीच बहुत कम है। इन कम समय में आप लोग को रेगुलर तैयारी करते रहना है और उन प्रश्नों को ही करना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उन प्रश्नों को ही देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है बच्चों कि जो प्रीवियस प्रश्न होते हैं डायरेक्ट उससे 80 से 90 प्रश्न जो होता है नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, यानी ये 2022 का पूछा हुआ ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस। तो 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया था, कुल 40 प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। अभी जो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे दिया गया था। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने अभी बताया ना कि जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग वहाँ प्रीवियस जो प्रश्न होते हैं उसी को वहाँ पे रिपीट किया जाता है। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था बच्चों। वैसे फ्रांसीसी क्रांति जो होता है, ठीक है, वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे उसके पहले जुलाई 1830 में भी एक विद्रोह हुआ था। तो फ्रांस में अगर प्रथम जो फर्स्ट विद्रोह की अगर हम बात करें तो जुलाई 1830 में हुआ था। अगर फ्रांस में सबसे बड़ा विद्रोह की अगर बात करें प्रथम, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसमें वहाँ के शासक कौन थे, तो कहोगे लुई 16वां था। याद रखिएगा, लुई 16वां था। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। यानी समझिए, यानी कि किसका मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अब बच्चों देखिए, नेपोलियन, निकोलस, जोस मेतेस्नी और मेटरनिक। तो किसका था, ये मेतेस्नी का मानना था। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेतेस्नी का मानना था कि जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, चलिए नेपोलियन संहिता आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, इसमें नेपोलियन की क्या हुआ था, और हार हुआ था। वहीं से इसकी पराजय स्टार्ट हो गया, यानी कि वहीं से फिर जो है इसका धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्राइमिनस कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। आने समझिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। नेपोलियन का आक्रमण, या तो फिर यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो बच्चों यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो बच्चों पुनः फिर आप लोग याद रखिएगा 1789 ईस्वी में। कब बच्चों, 1789 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 4 कह रहे 1848 में। कब की बात हो रही है, तो बच्चों 1848 में यूरोपीय देशों में किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। यानी कहने का अर्थ है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। गरीबी, बिल्कुल, बेरोजगारी, ये भी हो जाएगा, भूखमरी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है एक करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या अगला कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन का अपनाया था। आप समझिए बच्चों, यंग इटली, ठीक है, कौन सी बात कर रही है, तो यंग इटली नामक संस्था, इसका किसने किया था बच्चों, तो कहोगे सर जोसेपी मेतेस्नी ने। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा में भारी व्यय इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न से क्या किया गया था। आप समझिए बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है कि प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कहोगे सर 1914 में। ठीक है, कब हुआ था, 1914 में। ये कब तक चला बच्चों, कहोगे सर 1918 तक चला, यानी कि 4 वर्षों तक चला। ठीक है, उसमें पूरा विश्व जो है बच्चों, ठीक है, ये 2 गुटों में बट गया था। कितने गुटों में, 2 गुटों में बट गया था। एक गुट था
उसमें हम लोग मित्र राष्ट्र कहते थे, और दूसरा को हम लोग धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, क्या कह रहा है, भारी जफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न से क्या किया गया था। ठीक है, युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। अब समझिए जो युद्ध हुआ बच्चों, ठीक है, इस युद्ध में काफ़ी क्षति हुई। उन क्षति की भरपाई करने के लिए क्या हुआ कि युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, बिल्कुल ये भी सही है। करों में वृद्धि कर दिया गया, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बच्चों, क्या है, क्या धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था। ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों यहाँ पे क्या है। ठीक है, धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास। तो एकता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एकता, ठीक है, दिखाने का प्रयास जो किया था वो कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा प्रश्न। अगला आप समझिए बच्चों, कह रहा जलियांवाला बाग मैदान में, जलियांवाला बाग मैदान जो अमृतसर में है, ठीक है, के गांव में लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आप समझिए बच्चों, जो जलियांवाला बाग मैदान था वो पंजाब के अमृतसर में था। कहाँ पे, तो कहोगे सर पंजाब के अमृतसर में था, अमृतसर में था। ठीक है, यहाँ पे बैसाखी मेला लगता था। कौन सा मेला लगता था बच्चों, बैसाखी मेला लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे लोग रोलेक्ट एक्ट, एक कानून पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता था शंके के आधार पर, और 2 साल तक इसको मुकदमा चलाया जा सकता था। सबसे मेन बात उसमें था कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ ना ही आप दलील दे सकते थे और ना ही ये अपील कर सकते थे, इसलिए इस कानून को जो है काला कानून कहा जाता था। ठीक है, इसके खिलाफ, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग मैदान था, बच्चों जलियांवाला जो बाग मैदान था वहाँ पे एक सभाएं आयोजन की गई थी। ठीक है, अब ये जो मैदान था बच्चों, ये शहर से काफ़ी दूर होने के कारण जनरल डायर द्वारा शहर में मार्शल लॉ लागू किया गया था, जिनकी जानकारी सभा कर रहे लोगों को नहीं था। इनकी एक गुप्त सूचना किसी भारतीय ने जनरल डायर को दिया, जो सूचना पाकर के जनरल डायर वहाँ पे पहुँचे और ठीक है, उस लॉ का, मार्शल लॉ का फायदा उठाते हुए जनरल डायर ने हत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। ठीक है, इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी निर्मम घटना है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा कि कौन से मेला था, तो वैसाखी का मेला था। कहाँ पे लगा था, तो जलियांवाला बाग के मैदानों में। ये कहाँ पे बच्चों, तो पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, कब हुआ था, तो बच्चों याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाई गई थी। आप समझे बच्चों, महात्मा गांधी और उसमें भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, उनके बीच में एक समझौता होता है 1931 ईस्वी में। कब होता है बच्चों, कहोगे सर 1931 ईस्वी में। तो इसमें महात्मा गांधी द्वारा मांग किए गए थे। उन मांग में से सबसे प्रमुख जो था वो नमक था। ठीक है, क्योंकि नमक के कर में जो था काफ़ी वृद्धि कर दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कहोगे सर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो कहोगे सर 1915 में। आप लोग याद रखिएगा कब लौटा था, 1915 में। और लौटने के बाद सबसे पहले जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किया था, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे किया था, तो कहोगे सर चंपारण में किया था। ठीक है, कहाँ पे, चंपारण में। क्यों, क्योंकि नील की खेती से किसान परेशान थे, जिसको हम लोग 3 कठिया प्रणाली कहते थे। ठीक है, उससे किसान वहाँ पे काफ़ी परेशान थे। किसके कहने पर वहाँ पे गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर वहाँ पे गए थे, ये भी याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ, ठीक है, उनका श्रेय किसको दिया जाता है,
तो बिस्मार्क को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? अब समझे बच्चों, जो चोरी चोरा कांड था, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, याद रखिएगा। ये कब हुआ था बच्चों? तो कहोगे सर 1919 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1919 में हुआ था रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, जिनके कारण जो था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1922 में चोरा चोरी घटना घटने के कारण महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन, जो कि उसमें अपने चरम सीमा पर था, लेकिन इस घटना के कारण यह जो आंदोलन था यह हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, जो कि महात्मा गांधी का मानना था कि असहयोग आंदोलन जो है वो हिंसात्मक रूप से नहीं चलाना, कि अहिंसात्मक रूप से हम लोग, ठीक है, चलाएंगे और इसी के बदले सरकार को झुकाने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1922 याद रखिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा था 1922। अगला प्रश्न, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आप समझिए, पवन द्वारा यानी हवा द्वारा ढालू क्षेत्र से, जहाँ पे ढाल होती है, मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पवन अपर्दन करते हैं या तो मृदा, तो यहाँ पे हो जाएगा मृदा अपर्दन, ठीक है। अगला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? अब समझे बच्चों, किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा? तो यहाँ पे हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है बच्चों? तो कहोगे सर कपास के लिए, ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए, इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहे जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? देखिए, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, कहाँ पे किया गया था बच्चों? तो ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में किया गया था? तो याद रखोगे रियो डी जेनेरो में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार है? आप समझिए, कोयला की बात हो रही है, तो बच्चों जहाँ भी कोयला की बात होगा, ठीक है, तो यहाँ तो याद रखिएगा कि झारखंड तो होना ही चाहिए। झारखंड के बाद क्या है बच्चों? उड़ीसा। तो इसमें झारखंड है लेकिन उड़ीसा का कहीं नहीं है, ठीक है। इसमें झारखंड है, गोवा, असम है, तो ये भी नहीं होगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, तो उड़ीसा भी है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में? आप समझिए, जो भूमि है बच्चों, इसमें से कितना परसेंट भाग है जो भूमि यानी कि मैदान के रूप में? तो याद रखोगे 43%। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो पठारी क्षेत्र को जाना जाता है, याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए बच्चों, जो पंजाब है, ठीक है, वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, याद रखिएगा क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ठीक है, तो कहाँ पे क्या जाएगा? उत्तरांचल में, ठीक है, यानी उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था बच्चों? 1972 में, ठीक है, 1972 में, याद रखिएगा 1972 में। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों के काम में आती है? क्या बात हो रही बच्चों? सतलुज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ी? आप लोग देख रहे हैं कि जल स्तर जो है बच्चों वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। इनके पीछे रीजन क्या है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सूखा होने के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण और जल की व्यर्थ बर्बादी के कारण जल स्तर जो है, जल की जो है वो कमी होती जा रही है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा था? तो किसके बीच में था? तो फ्रेंच और डच के बीच में था ना बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
कह रहे श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं। यानी श्रीलंका की बात हो रही, श्रीलंका में जो अधिकतर सिंहली भाषी लोग थे वो किस धर्म को मानते थे, तो बच्चों बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र में जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन होता है वहाँ पे मूल जो होता है जनता का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता की भागीदारी में क्या है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता में भागीदारी यानी सबकी हिस्सेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। क्षेत्र, भाषा, जाति आधार पर बढ़ते समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी बिल्कुल हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला कह रहा है बच्चों कि निम्न से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। ठीक है, तो क्या कहता है किस प्रकार के टकराव, जो सामाजिक टकराव होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके है। यानी कह रहा है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार की अधिकारों की बात कर रही है, तो अधिकारों का किसका पास होगा, तो न्यायालय के पास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यायालय। ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ संविधान की बात हो रहा है। ठीक है, तो संविधान के भी रक्षक किसके रूप में किसे जाना जाता है, तो न्यायालय। मौलिक अधिकार के भी संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, तो न्यायालय। ठीक है, न्यायपालिका जो होता है बच्चों, ठीक है, एक स्वतंत्र होता है। क्या है, स्वतंत्र, ये किसी के अधीन कार्य नहीं करते हैं।